हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देवंजना क्लासेस। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 6 फैमिली मैरिज एंड किनशिप। ओके, तो ये BSOC 132 की 6th वीडियो है जिसमें कि हम 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं 6.2 द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली। ठीक है, फैमिली क्या होता है? देखिए, जितने भी सोशल ग्रुप्स सोशल और इंस्टीट्यूशन है उसमें फैमिली और ये अपना एजुकेशन, जैसे ये स्कूल और ये सब क्या है? इंस्टीट्यूशन है, सोशल इंस्टीट्यूशन है। तो फैमिली क्या है? एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। ओके, फैमिली की डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फैमिली जो वर्ड है ना, इसका ओरिजिन जो है वो रोमन वर्ड से हुआ है। रोमन में इसको बोलते हैं फैमुलस। फैमुलस का मतलब क्या होता है? सर्वेंट। और लेटिन में इसको फैमिला बोलते हैं। फैमिला का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड। ओके, फैमिली वर्ड का ओरिजिन दो जो है जगहों से हुआ है। एक तो रोमन वर्ड फैमुलस से और एक लेटिन वर्ड फैमिला से। ओके, तो फैमिली में कौन कौन से ग्रुप आते हैं? फैमिली में प्राइमरी ग्रुप है जो फैमिली जो है एक प्राइमरी ग्रुप है जो कि हर एक देश में, हर एक सोसाइटी में हमें देखने को मिलता है। फैमिली इज़ अ यूनिवर्सल एंड ओल्डेस्ट सोशल इंस्टीट्यूशन। डेफिनेशन बात करें, एसोसिएशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ विद और विदाउट चिल्ड्रन। यहाँ पे फैमिली की डेफिनेशन हमें क्या दी गई है कि एसोसिएशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड और वाइफ का एसोसिएशन, चाहे उनके बच्चे हो चाहे ना हो। ऐसा नहीं है बच्चे नहीं होंगे तो वो फैमिली नहीं है, नहीं, हस्बैंड और वाइफ जब शादी होती है तो उसी को हम बोलते हैं फैमिली। ओके, ग्रुप बेस्ड ऑन कंसेंट, क्विनिटी, ब्लड एंड अफाइंस मैरिज। ये जो जो फैमिली ग्रुप है ना, ये फैमिली इंस्टीट्यूशन है। ये कैसे बनता है? या तो दो लड़का लड़की शादी करे, हस्बैंड और वाइफ बन जाए तो एक फैमिली कहलाएंगे, या फिर जो उनके बच्चे होंगे, ऑफस्प्रिंग्स होंगे, चिल्ड्रन होंगे, वो भी एक ही फैमिली में होंगे। वो क्या होंगे? ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर और ब्रदर। ओके, हाँ। Family is a group which is based on blood relationship and marriage. Social group characterized by common residence, economic cooperation and reproduction. फैमिली एक ऐसा सोशल ग्रुप है जिसमें जो भी लोग हैं फैमिली के, वो एक ही जगह पे रहते हैं, एक दूसरे को फाइनेंशियली हेल्प करते हैं और रिप्रोडक्शन भी करते हैं। ओके, बायोलॉजिकल सोशल यूनिट विद हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन। फैमिली को हम ये भी बोल सकते हैं एक बायोलॉजिकल सोशल यूनिट है जिसमें कि हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन रहते हैं। सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के बीच में एक रिलेशनशिप का सिस्टम। एस्पेक्ट्स की बात करें तो कंपोजिशनल एस्पेक्ट हम देखेंगे, रेजिडेंशियल, रिलेशनल और सोशलाइजेशन। कंपोजिशनल एस्पेक्ट क्या है? ग्रुप कंप्राइजिंग पेरेंट्स, चिल्ड्रन, रिलेटिव्स एंड डिपेंडेंट्स। मतलब फैमिली में कौन कौन लोग आते हैं? पेरेंट्स आते हैं, चिल्ड्रन आते हैं, रिलेटिव्स होते हैं और डिपेंडेंट्स होते हैं। रेजिडेंशियल की बात करें तो फैमिली में जो भी लोग हैं फैमिली के, वो एक ही रेजिडेंस पे रहते हैं। कॉमन रेजिडेंस इज शेयर्ड बाय मेंबर। रिलेशनल की बात करें, रेसिप्रोकल राइट्स एंड ड्यूटीज़ अमंग मेंबर्स। मतलब हर एक फैमिली मेंबर का कुछ ना कुछ अधिकार होता है और कुछ ना कुछ ड्यूटी होती है। फॉर एग्जांपल, एक हस्बैंड और वाइफ है तो उसमें अगर हस्बैंड अर्निंग पर्सन है तो वाइफ की ड्यूटी बनती है कि जो भी उसका जो भी पैसा आ रहा है हस्बैंड का, उसको अच्छी जगह यूटिलाइज करे, उसको अच्छे से खाना बना के दे, या जो भी वो हेल्प कर सकती है उसको हेल्प करे, ताकि वो अपनी जो है जॉब अच्छे से कर पाए। और इसके लिए उसका राइट क्या बनता है वाइफ का? कि वो राइट रखती है इक्वल मनी। मतलब जितनी मनी हस्बैंड अर्न कर रहा है वो सब मनी किसकी है? वाइफ की है। इसी तरह से अगर हम रेसिप्रोकल देखें तो अगर वाइफ अर्न कर रही है और हस्बैंड जो है वो घर पे है, तो हस्बैंड की ड्यूटी बनती है कि अपनी वाइफ को खाना बना के दे या उसकी हेल्प करे ताकि वो अपनी जॉब आसानी से कर पाए। और जो उसका राइट है हस्बैंड का, ये भी बनता है कि जो उसकी बीवी की कमाई आ रही है उस पर उसका पूरा राइट है। ओके, तो रेसिप्रोकल राइट्स एंड ड्यूटीज़ अमंग मेंबर्स हमें देखने को मिलता है। सोशलाइजेशन में क्या होता है? फैमिली एज एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। फैमिली क्या है? एक एजेंट है सोशलाइजेशन का। एक फैमिली दूसरी फैमिली के यहाँ जाती है, कुछ रिश्तेदार आते, तो ये क्या है? एक सोशलाइजेशन का एजेंट है। ओके, सेलिएंट फीचर्स की बात करें, यूनिवर्सलिटी। फैमिली एग्जिस्ट इन एवरी एज एंड सोसाइटी। फैमिली जो है हर एक दौर में हमने देखने को मिली है और हर एक सोसाइटी में देखने को मिली है। फाइनेंशियल प्रोविजन।
फैमिलीज प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू मीट बेसिक नीड। फैमिलीज में क्या होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है मेंबर्स को, जो कि जैसे कि खाना पीना नहाना, ये सब बेसिक नीड्स पूरी हो सके। लिमिटेड साइज एंड न्यूक्लियस, जो है फैमिली जो वो एक लिमिटेड होती है, किसी की फैमिली छोटी होगी किसी की बड़ी होगी, बट ये नहीं हो सकता इनफाइनाइट फैमिली है, फैमिली के मेंबर्स गिने जा सकते हैं। स्मॉलेस्ट किन से ग्रुप होता है, यूजुअली हस्बैंड वाइफ और अनमैरिड चिल्ड्रन। इमोशनल बॉन्ड्स की बात करें तो एक दूसरे से लोग इमोशनली कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के लिए अफेक्शन रखते हैं। जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ की हम बात करें तो हस्बैंड वाइफ में एक ऐसा रिलेशन होता है जो दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं अच्छे बुरे समय में। हस्बैंड फादर एंड चिल्ड्रन की बात करें तो फादर क्या करते हैं, अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। मदर की बात करें तो मदर मतलब उसके लिए ऐसा मदर को ये कह सकते हैं कि वो पूरी जो फैमिली है उसकी मेन हेड है इन टर्म्स ऑफ उनकी केयर करने में, उनकी हेल्प करने में और उनको अच्छे विचार देने में। और बच्चों की बात करें तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं वो भी अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज में सपोर्ट करते हैं। सोशल रेगुलेशंस की बात करें, मेंबर्स फॉलो सोशल नॉर्म्स कस्टम्स एंड लीगल रेगुलेशन। जो सभी फैमिली मेंबर्स हैं वो सोशल नॉर्म्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। फिक्स हैबिटेशन, एक ही जगह पे एक फैमिली रहती है। इवोल्यूशन टू जॉइंट फैमिली, मतलब स्टार्टिंग में सारी न्यूक्लियर फैमिली ही थी, बट जैसे 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 बच्चे ज़्यादा होते गए और उनकी भी शादी होती गई तो इस तरह से न्यूक्लियर फैमिली जॉइंट फैमिली में कन्वर्ट होती गई। फंक्शंस ऑफ फैमिली, ऑपकन एंड निम्कोफ। ये ऑपकॉन एंड निम्कोफ के अकॉर्डिंग हमें कुछ फंक्शंस है फैमिली के जो बताने हैं। तो पहला फंक्शन है अफेक्शनल फंक्शन। अफेक्शनल फंक्शन में क्या होता है, प्रोवाइडिंग लव एंड सिंपैथी, इमोशनल सपोर्ट एंड केयर। मतलब फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है कि अपने साथी को, अपने पार्टनर को, अपने फैमिली मेम्बर को एक प्रोटेक्टेड एरिया प्रोवाइड करना, कंफर्ट जोन प्रोवाइड करना, जिससे कि वो डरा हुआ महसूस ना करें। इकोनॉमिक फंक्शन की बात करें, प्रोविजन ऑफ होम फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर, मतलब बच्चों को खाना पीना और कपड़े प्रोवाइड करना या अपने पार्टनर को ये सब प्रोवाइड करना। रिक्रिएशनल फंक्शन, रिक्रिएशन मतलब एक्टिविटीज़ और फैमिली एक्टिविटीज़ और लेजर में वर्क करना। प्रोटेक्टिव फंक्शन मतलब अगर आपको ये पता है कि बाहर जो है दो दो गली छोड़ के आपके दो गली छोड़ के जो है लड़ाइयाँ चल रही है, दंगे चल रहे हैं, तो आप क्या करोगे, जैसे ही आप अपनी फैमिली के पास पहुँचोगे उन्हें किसी ना किसी प्रोटेक्टेड एरिया में लेके जाने की कोशिश करोगे, राइट। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन भी फैमिली के मेम्बर्स में देखने को मिलता है। रिलीजियस फंक्शन, सभी फैमिली मेम्बर एक ही रिलीजन को फॉलो करते हैं, उसी की बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस को ट्रांसमिट करते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। एजुकेशनल फंक्शन, मतलब एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाती है फैमिली के थ्रू। जैसे जो बच्चा होता है, बच्चे की पहली शिक्षक का मतलब टीचर कौन होती है, माँ होती है। माँ उस बच्चे को सिखाती है बेटा क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ये क्या है, टीचिंग कस्टम्स है जो फैमिली में फॉलो कर किए जाते हैं। बायोलॉजिकल फंक्शंस की बात करें तो पहला है सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्स नीड। देखिए जब हस्बैंड एंड वाइफ मतलब एक लड़के एक लड़की शादी करते हैं, मैरिज करते हैं, तो वो हस्बैंड एंड वाइफ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वाइफ की जो बायोलॉजिकल नीड्स है उसको पूरा करे, और वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हस्बैंड है उसकी बायोलॉजिकल नीड्स पूरी करे। हाँ, एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोडक्शन एंड रियरिंग ऑफ चिल्ड्रन, मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो पूरे 9 महीने का समय होता है, प्लस उसके बाद 4-5 साल बच्चे को प्रोटेक्ट मतलब कंप्लीटली देने होते हैं। तो उस टाइम पे हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वाइफ को एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करे, सेफ अर्निंग प्रोवाइड करे। ओके, प्रोविजन ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए। गिविंग लव एंड सिंपैथी, इमोशनल सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी फैमिली में। सोशलाइजेशन, टीचिंग लैंग्वेज कस्टम ट्रेडिशन नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। प्रोटेक्शन ऑफ यंग, छोटे बच्चों का ध्यान रखना, अगर वो बीमार हो गए फिजिकल केयर उनको प्रोवाइड करने। ओके, चले
अब बात करते हैं 6.3 टाइप्स ऑफ फैमिलीज़ की। तो टाइप्स ऑफ फैमिली में दो तरह की फैमिली हमें देखने को मिलती है, एक न्यूक्लियर फैमिली, एक जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, जॉइंट फैमिली में हस्बैंड वाइफ, उनके मैरिड बच्चे, अनमैरिड बच्चे, डाइवोर्स्ड बच्चे, इस तरह से, और उसके चाचा ताऊ वगैरह सब कुछ होता है। ओके। तो बेसिक यूनिट ऑफ किनशिप है पेरेंटहुड एंड सिबलिंगशिप आर प्राइमरी लिंक्स ऑफ किनशिप। किनशिप का मतलब क्या होता है? रिश्तेदारी। तो मतलब एक रिश्तेदारी किस तरह से होती है? या तो माता पिता की साइड से होती है, फॉर एग्जांपल हस्बैंड के पेरेंट्स है तो वो वाइफ के लिए क्या हो गए? सास ससुर हो गए। और वाइफ के पेरेंट्स है तो हस्बैंड के लिए क्या हो गए? वो सास ससुर हो गए। तो पेरेंटहुड तो एक रिश्तेदारी का वो है, बेसिक है। प्लस ब्रदर सिबलिंगशिप मतलब पापा की बहन, पापा के भाई, मतलब हस्बैंड के भाई या हस्बैंड के बहन। ओके। ऐसे ही जो वाइफ है उसकी बहनें या वाइफ के ब्रदर्स। तो ये प्राइमरी लिंक है किनशिप के, यानी कि रिश्तेदारी के। फैमिली कंप्राइजेस वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दिस रिलेशनशिप। हमें बहुत सारी रिलेशनशिप देखने को मिलती है। क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली, पहला न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ अ मैन, हिज वाइफ एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रन। जॉइंट फैमिली मतलब न्यूक्लियर फैमिली तो है ही, हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन है ही, प्लस जो पापा के भाई वगैरह, मतलब हस्बैंड के ब्रदर और सिस्टर वगैरह और वाइफ के ब्रदर सिस्टर वगैरह एक साथ रहते हैं। तो जो रिश्तेदार एक साथ रहते हैं उनको बोलते हैं जॉइंट फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली में क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर न्यूक्लियर फैमिली बेस्ड ऑन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एक्सटेंशन। मतलब मान लीजिए आपके दादाजी है, दादाजी के घर में दादाजी है और आपकी दादी जी है। दादी जी के दादा दादी के जो है दो बच्चे हैं, एक आपके पिताजी है और एक आपके चाचा जी है। ओके। तो आपके पिताजी के आप बेटे हो और आपकी मदर जो आपके पिताजी की वाइफ है। इसी तरह से आपके चाचा चाची है जो कि एक हस्बैंड वाइफ है और उनका एक बच्चा है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा? एक तो न्यूक्लियर फैमिली कौन सी थी? आपके दादा दादी और आपके पापा की जो थी वो एक न्यूक्लियर फैमिली थी। फिर उसके बाद आपके पापा और आपके चाचा दोनों की अलग अलग न्यूक्लियर फैमिली है, बट वो साथ में रहते हैं। इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड फैमिली। ओके। चलिए बात करें जॉइंट फैमिली एज प्रॉपर्टी शेयरिंग यूनिट। जॉइंट फैमिली में जैसे कि आपको बताया था कि सभी लोग एक ही जगह पे रहते हैं। इन इंडिया जॉइंट फैमिलीज आर ऑल्सो प्रॉपर्टी शेयरिंग यूनिट्स। लीगल एंड अदर रेफरेंसेस आर एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ जॉइंट फैमिली। ओके। कंटिन्यूम ऑफ न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम। न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम आर इंटररिलेटेड इन अ डेवलपमेंट साइकिल। मतलब जो न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली वो एक दूसरे से रिलेटेड है इन डेवलपमेंट साइकिल। फैमिली स्ट्रक्चर चेंजेस over times in term of size, composition, roles and societal norm. Even nuclear family maintain links with joint family relatives. देखिए ऐसा नहीं है कि हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन है वो अपने माता पिता, न्यूक्लियर फैमिली जो है वो अपने अदर किन्स से, अदर रिश्तेदारों से वास्ता नहीं रखते। वो बातें करते हैं बट लिंक्स रखते हैं, बट ज़्यादा नहीं रखते कि एक ही साथ रहे। ओके। अब यहाँ पे पॉलिन कोलंदा है जिन्होंने कंपोजिशनल कैटेगरीज बनाई थी। ओके। पॉलिन कोलंदास कंपोजिशनल कैटेगरीज। पहला है न्यूक्लियर फैमिली, कपल विद और विदाउट चिल्ड्रन। दूसरा है सप्लीमेंटेड न्यूक्लियर फैमिली प्लस वन और मोर अनमैरिड सेपरेटेड और विडोड रिलेटिव। मतलब जैसे कि मान लीजिए आपके मान लीजिए आपके दादा दादी नहीं है, आपके पिताजी, आपकी माताजी और आप एक घर में रहते हैं, साथ में आपके यहाँ की बुआ भी रहती है। तो वो क्या हो गया? सप्लीमेंटेड न्यूक्लियर फैमिली हो गया, जिसमें हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन प्लस एक अनमैरिड रिलेटिव रहता है या विडोड रिलेटिव होता है, मतलब जिसका पार्टनर नहीं है। सब न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? फ्रेगमेंट ऑफ अ फॉर्मर न्यूक्लियर फैमिली, एग्जाम्पल विडो और विडोवर विद द अनमैरिड चिल्ड्रन और सिबलिंग्स। मतलब जब मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ में से किसी की डेथ हो गई तो वो जो वाइफ है वो अपने बच्चे के साथ अलग रहती है, या फिर वो जो वाइफ है वो अपने भाइयों के साथ रहती है, तो वो क्या होती है? सब न्यूक्लियर फैमिली। सिंगल पर्सन हाउस होल्ड क्या होता है? सप्लीमेंटेड सब न्यूक्लियर फैमिली, रिलेटिव्स ऑफ अ फॉर्मर न्यूक्लियर फैमिली विद अदर अनमैरिड और डाइवोर्स्ड विडो रिलेटिव्स। ओके। बात करें हिंदू जॉइंट फैमिली की। हिंदू जॉइंट फैमिली में
पैट्रीलिनियल, पैट्रीवेरोकल और प्रॉपर्टी ओइंग हमें देखने को मिलती है, जिसमें कि एक साथ लोग रहते हैं और एक ही साथ खाना खाते हैं विथ 3 और मोर जनरेशन। आइडियल स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होता है जॉइंट फैमिली में? एक आदमी होगा, उसकी वाइफ होगी, उसके बड़े बड़े बच्चे होंगे, उनकी भी वाइफ होगी, प्लस उनके चिल्ड्रन होंगे और उनके भी चिल्ड्रन होंगे। ओके। हायरार्की, हायरार्की में जो सबसे बूढ़ा आदमी होता है वही घर का हेड होता है। हायरार्कियल ऑर्डर इज़ बेस्ड ऑन एज एंड सेक्स। रिलेशनशिप की बात करें तो फादर और सन, बाप और बेटे का रिलेशनशिप, भाई भाई का रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है इस जॉइंट फैमिली में। ओके। अब बात करें कॉन्जुगल टाइज की, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप लेस एम्फसाइज्ड कंपेयर टू फिलियल एंड फ्रेटर्नल रिलेशनशिप। मतलब हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, पिता और बच्चे बेटे के रिलेशनशिप और भाई भाई के रिलेशनशिप को ज़्यादा महत्व मिलता है। ओके। अब बात करें नेचर ऑफ जॉइंट फैमिली इन इंडिया। जॉइंट फैमिली जो होती है इंडिया में, उनका क्या नेचर है? पहला तो बात होता है कि जॉइंटनेस आती कैसे, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स जॉइंटनेस। तो सबसे पहली चीज़ है कॉमन सैलिटी। कॉमन सैलिटी मतलब घर के सभी लोग एक ही किचन से खाना खाते हैं। हो सकता है वो कोई सुबह खा रहा है, कोई शाम को खा रहा है, बट किचन सेम होगी सबकी। तो इससे क्या होगा कि उनके अंदर जो है एक एकता की भावना बनी रहती है। कॉमन रेजिडेंस, एक ही जगह पे सभी लोग रहते हैं। जॉइंट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी किसी एक के नाम पे नहीं होती, सभी के नाम पे होती है। कोऑपरेशन एंड सेंटीमेंट, सब एक दूसरे को एक हेल्प करते हैं, कोऑपरेट करते हैं और एक दूसरे से भावनात्मक तरीके से जुड़े हुए होते हैं। रिचुअल बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि शादी होती है किसी की, आपको पता होता है कि शादी में जब दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने जाता है, उससे पहले जो दूल्हे की भाभी है वो उसकी आंखों में काजल लगाती है। तो ये क्या है? एक रिचुअल बॉन्ड है। क्यों है? क्योंकि ये सब एकता को बढ़ावा देते हैं। मतलब हर एक पर्सन की फैमिली में कुछ ना कुछ जगह है रिचुअल्स के थ्रू। ओके। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में जॉइंट फैमिली बनती कैसे है? पहला है किन रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स। सभी मेंबर्स के बीच में आपसी रिश्तेदारी है, कोई कुछ ना कुछ लगता है, रिश्तेदार लगता है। जैसे आपके चाचा है, वो कौन है? आपके पिता के भाई है। ओके। तो जॉइंट फैमिली इंक्लूड्स 2 और मोर रिलेटेड मैरिड कपल लीनियरली और कोलेटरली। तो जॉइंट फैमिली दो तरह की हो सकती है, एक पैट्रीलिनियल सिस्टम, एक होता है मैट्रीलिनियल सिस्टम। ठीक है। पैट्रीलिनियल सिस्टम का मतलब आप अपने दादाजी के घर में रहते हो, उसमें आपके चाचा जी, बुआ जी और फूफा जी, ये सब लोग आते हैं। तो ये क्या है? फादर सन रिलेशनशिप है। मैट्रियल में मतलब क्या होता है कि जब मतलब आप मान लीजिए आप अपनी नानी के घर रहते हैं, तो उसके बाद आपकी जो नानी की मदर होगी वो क्या होगी ना, मतलब आपकी मम्मी की मदर क्या होगी? नानी होगी। भाई क्या होंगे? मामा होंगे। इस तरह से क्या है कि यहाँ पे मैट्रिलिनियल और पैट्रिलिनियल सिस्टम देखने को मिलता है। एक सिस्टम ये भी होता है कि जहाँ पे मतलब जो लड़कियां हैं शादी के बाद अपने मतलब शादी के बाद जो है ब्रदर्स जो होते हैं वो अपनी बहनों के साथ जाते हैं। तो ये मैट्रिलिनियल सिस्टम है। ओके। नंबर ऑफ जनरेशन इन वन यूनिट। टिपिकली अ जॉइंट फैमिली इज अ 3 जनरेशनल फैमिली, मैन, हिज मैरिड सन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। ओके। शेयरिंग ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी, सभी एक डिफाइंड प्रॉपर्टी को शेयर करते हैं। टाइप्स ऑफ जॉइंट फैमिली, पोलिन कोलेंडर ने जॉइंट फैमिलीज़ के भी टाइप्स बताए। पहला है कोलेट्रल जॉइंट फैमिली, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कपल्स जो है सिबलिंग बॉन्ड के थ्रू सिबलिंग बॉन्ड से बिलोंग करते हैं और दोनों ही मैरिड है। जैसे चाचा और जैसे देरानी जेठा, देवर और जेठ जो है एक साथ रहते हैं। सप्लीमेंटेड कोलेट्रल फैमिली क्या होती है? इंक्लूड्स एडिशनल अनमेरिड, डाइवोर्स और विडोड रिलेटिव, जिसमें 2 भाई है, दोनों की शादी हो गई है, प्लस उनकी एक बहन है जिसकी शादी नहीं हुई है या जिसको तलाक मिल गया है। linear joint family, couples यस। लीनियर कोलेटरल जॉइंट फैमिली होती है। इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी राइट्स की बात करें तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग इस एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस मिला है, जिसमें कि जो
मेल और फीमेल दोनों ही जो है इक्वल राइट रखते हैं प्रॉपर्टी के। मतलब अगर किसी आदमी की दो संतान है, एक लड़का है एक लड़की है, तो लड़की तो शादी के बाद अपने घर चली जाए, शादी के बाद अपने ससुराल चली जाएगी, लड़का वहीं माता पिता के साथ रहता है। लेकिन हमारे जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो लड़कियां हैं उनका भी बराबर अधिकार होता है पिता की संपत्ति में। ओके। Co-partnership property, male members have right by birth, female members have right of residence and maintenance। मतलब मेल मेंबर्स जो होते हैं ना, उनको बचपन से अधिकार है कि पिता के बाद ये प्रॉपर्टी जो है वो उन्हीं की होगी। लेकिन जो लड़कियां वो रह सकती है या मेंटेन कर सकती है। स्त्री धना क्या होता है? स्त्री धना मतलब ये होता है कि जब लड़की शादी करके जाती है तो उसको गिफ्ट के तौर पे मूवेबल प्रॉपर्टीज जैसे कि गहने या पैसे दिए जाते हैं। ओके। वेरिएबिलिटी एंड प्रीवैलेंस ऑफ जॉइंट फैमिली लिविंग, मतलब हमें क्या क्या वेरिएबिलिटी हमें देखने को मिलती है और क्या क्या प्रीवैलेंस हमें जॉइंट फैमिली में देखने को मिलते हैं। वेरिएबिलिटी की बात करें, जॉइंट फैमिली कंपोजिशन एंड शेयर्ड कंपोनेंट वेरी ओवर टाइम एंड बिटवीन फैमिलीज। मतलब जॉइंट फैमिली किस तरह से बनी हुई है और किस तरह से काम कर रही है, ये वेरी करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। पहला बात करें फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं वेरिएबिलिटी के लिए, तो पहला कल्चर पैटर्न, दूसरा डेमोग्राफिक प्रोफाइल, तीसरा इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन। कल्चर पैटर्न, टाइम ऑफ ब्रेकअप वेरीज अक्रॉस कास्ट, कम्युनिटी एंड रीजन। कल्चर पैटर्न मतलब एक कुछ पर्टिकुलर कास्ट है जिसमें ये माना जाता है कि शादी के बाद जो है वर वधू को एक साथ रहना चाहिए, माता पिता के साथ रहना चाहिए, अपने बड़ों की सेवा करनी चाहिए। कुछ कल्चर्स ऐसे मानते हैं कि नहीं, उन्हें अपने मामा के घर चले जाना चाहिए, इस तरह से। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह से वो जॉइंट फैमिली कंस्टिट्यूट करती है, किस तरह का कल्चर पर्टिकुलर ग्रुप फॉलो कर रहा है। बात करें डेमोग्राफिक प्रोफाइल की, मतलब जैसे कि मान लीजिए कि शादी के समय क्या एज है माता पिता की, ये भी मैटर करती है कि जॉइंट फैमिली है या नहीं। जैसे कि कुछ जगहों पे जो है वो ज़्यादा जल्दी शादी कर दी जाती है बच्चों की, इस वजह से क्या होता है वो बच्चे ज़्यादा मैच्योर नहीं होते, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं उठा पाते, इसलिए माता पिता उनके साथ रहते हैं। और जब वो साथ रहते हैं तो जब वो बड़े होते तब भी वो साथ ही रहते, तो इससे क्या होता है एक जॉइंट फैमिली बन जाती है। ओके। लेकिन कुछ पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों की शादी बहुत ज़्यादा लेट एज में करते हैं, तो लेट एज में करते तो मतलब मान लीजिए वो खुद 50 ईयर्स के हैं, उसके बाद अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं, तो उनके पास ज़्यादा समय लाइफ का बचा नहीं होता, तो उस वजह से उनकी डेथ हो जाती है, प्लस वो जॉइंट फैमिली नहीं बन पाते। ओके। इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन, स्पेशल मोबिलिटी, मतलब ये भी डिपेंड करता है बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं। मतलब मान लीजिए किसी कोई ज़्यादा पढ़े लिखे तो ऐसा हो सकता है कि उनको फ़ौरन मूव करना पड़ जाए, जिस वजह से जॉइंट फैमिली बन के नहीं रह सकते वो। ओके। प्रीवेलेंस की बात करें, पोलिन कोलंदास ऑब्जर्वेशन, पोलिन कोलंदा ने जो ऑब्जर्वेशन की है, हायर प्रीवेलेंस ऑफ जॉइंट फैमिली अमंग हायर ट्वाइस बोर्न कास्ट, लोअर अमंग इकोनॉमिकली पुअर एंड आर्ट्स ट्वेल्थ अनटचेबल। मतलब ज़्यादातर जॉइंट फैमिली हमें कहाँ देखने को मिलती है, जो इकोनॉमिकली स्टेबल होते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, बट जो गरीब होते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते वहाँ, या फिर जो अछूत लोग होते हैं, उनमें जॉइंट फैमिली बहुत कम देखने को मिलती है। ओके। रीजनल डिफरेंसेस की बात करें, हायर इंसिडेंसेस इन गैंगेटिक प्लेन, लोअर इन सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश, वेस्टर्न राजस्थान एंड महाराष्ट्र। मतलब ज़्यादातर कहाँ पे दिखाई देते हैं गैंगेटिक प्लेन, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे हमारे जो अपने यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, यहाँ पे देखने को मिलती है ये सब चीज़ें। कस्टमरी टाइम ऑफ ब्रेकअप वेरीज अमंग डिफरेंट ग्रुप्स एंड प्लेसेस इन इंडिया, ये भी डिपेंड करता है कि कौन किस तरह की धारणाओं को मानता है। ओके। पैटर्न साइकिल ऑफ री अरेंजमेंट, ये जो है ये जो देसाई, महन एंड मदन एंड कोहन ने, इन सब ने ऑब्जर्व किया कि फैमिली जो एक डेवलपमेंटल प्रोसेस का एक पार्ट है। ओके। इमर्जिंग पैटर्न्स ऑफ फैमिली लिविंग में क्या क्या पैटर्न्स इमर्ज हो रहे हैं, तो पहला है अर्बन फैमिली डायनामिक्स, मतलब शहरी फैमिलीज, मतलब जब शहर में लोग आ रहे थे गांव से इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान, तो उन्होंने प्रेफर किया हम कम से कम बच्चे रखें ताकि उनकी अपब्रिंगिंग में भी दिक्कत ना हो, ज़्यादा कॉस्टली भी ना रहे और हमको जो है वर्क करने में आसान हो। ओके।
तो जब शहरों में आप देखेंगे तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम करते हैं घरों से बाहर। इसके लिए इसलिए हमें देखने को मिलता है कि जो जॉइंट फैमिली है ना उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब कि वाइफ के कुछ जो मतलब वाइफ है उसकी फैमिली के कुछ मेंबर आके कपल्स के साथ रहने लग जाएंगे, ताकि जिस वजह से उनको हेल्प हो जाए। या फिर जो वाइफ है वो सारे काम तो अकेली नहीं कर सकती, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जॉब जा रहे हैं, तो फीमेल्स के पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता कि वो ज़्यादा हेल्प कर पाए, ज़्यादा काम कर पाए घर में। इस वजह से वो जो है कुक्स, मेड सर्वेंट या क्रैचेस में को हायर कर लेते हैं, जिससे उनको हेल्प मिल जाए हाउस होल्ड वर्क में। ओके, सपोर्ट फॉर एज्ड पर्सन की बात करें, एज्ड पेरेंट एडजस्टिंग टू न्यू डिमांड्स बाय मेकिंग इकोनॉमिक प्रोविजंस फॉर ओल्ड एज। मतलब जो अब जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है, मतलब शहर बन रहे हैं, तो जो बूढ़े लोग हैं उनको भी समझ में आ रहा है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब पे जा रहे हैं, दोनों मेरी सेवा तो कर नहीं सकते। इससे अच्छा है कि मैं अपने लिए कुछ पैसे बुढ़ापे के लिए बचा के रखूँ, ताकि जब मेरा बुढ़ापा हो ये दोनों काम पे जाए, तो एटलीस्ट मैं अपने पैसों से कोई सर्वेंट हायर कर लूँ, सर्वेंट ऐसा रख लूँ जो मेरी देखभाल करे। ओके, पेरेंट्स एंड मैरिड सन रिसाइडिंग सेपरेटली विद इन सिटीज़। अब जैसे कि हमें ज़्यादातर शहरों में देखने को मिलता है हस्बैंड और वाइफ दोनों ही जॉब पे जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे फैमिली को क्वालिटी टाइम तो मिल ही नहीं पा रहा है। प्लस जो वाइफ है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है फैमिली की। इस वजह से हमें ये देखने को मिलता है कि हस्बैंड और मतलब फादर और सन अलग अलग शहर, एक ही शहर में रह के अलग अलग जगह पे रह रहे हैं। गर्ल्स प्रिपेयर टू सपोर्ट पेरेंट्स इन ओल्ड एज विद लीगल मेजर्स इंश्योरिंग केयर्स फ्रॉम सेल्फ रिलायंट डॉटर। मतलब अब जैसे जैसे अभी हमने देखा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सब बोलते हैं, तो जैसे जैसे ये चीज़ें आ रही है हमारी सोसाइटी में, वैसे वैसे हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो जिनके पास बेटे नहीं हैं उनकी बेटियां बहुत ज़्यादा सेवा करती हैं उनकी। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, वो अर्न कर रही है अपना और अपने माता पिता पे खर्च कर रही है, तो इसमें गलत क्या है? ओके, चलिए बात करें रिकॉग्निशन ऑफ बायलैटरल किनशिप रिलेशंस की। इंक्रीजिंग रिकॉग्निशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ बायलैटरल किनशिप रिलेशंस इन न्यूक्लियर हाउस होल्ड। मतलब न्यूक्लियर हाउस होल्ड में हमें ये देखने को मिलता है कि जितनी इम्पोर्टेंस एक हस्बैंड के पेरेंट्स को दी जा रही है, उतनी इम्पोर्टेंस जो है वाइफ के पेरेंट्स को भी दी जा रही है। ओके, चैलेंजेस एंड इश्यूज, इसमें क्या क्या चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं? डोमेस्टिक वायलेंस के कुछ केसेस हमें देखने को मिल जाते हैं जॉइंट फैमिली में, और सोशल और फिजिकल सिक्योरिटी जो होती है अनमैरिड वुमेंस के लिए वो बहुत ज़्यादा कम होती है। ओके, चलिए अब मैरिज की बात करेंगे, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। अभी हमने इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली के बारे में बात की है। ओके, चलिए इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैरिज देखेंगे हम। मैरिज की डेफिनेशन और मीनिंग, तो कॉलिंस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या है? सोशली एक्नॉलेज्ड एंड समटाइम्स लीगली रेटिफाइड यूनियन बिटवीन एन अडल्ट मेल एंड फीमेल। कॉलिंस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग मैरिज का मतलब क्या है? एक सोशली एक्नॉलेज, मतलब सोसाइटी में सबको पता है ये लड़का और लड़की जो है एक साथ रहेंगे, इसको हम मैरिज बोल देंगे। और सोशियोलॉजिस्ट हैं हमारे बहुत सारे, उनके अकॉर्डिंग क्या क्या डेफिनेशन है? अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग डेफिनेशन है। पहले हर्टन एंड हंट की बात करें तो इनका मानना है अप्रूव्ड सोशल पैटर्न टू एस्टेब्लिश अ फैमिली। मतलब ये एक ऐसा सोशल पैटर्न है जिसकी हेल्प से जो है एक फैमिली बनाई जा सकती है, और ये अप्रूव्ड सोशल पैटर्न है, मतलब सोसाइटी में इसको कोई भी वो नहीं करेगा, क्रिटिसाइज नहीं करेगा। ओके, मेलिनोवस्की के अकॉर्डिंग क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। मतलब शादी क्या है? एक लड़का और लड़की के बीच में एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि वो बच्चे पैदा करेंगे और उनकी देखभाल करेंगे। एडवर्ड वेस्टर्न मार्क के अकॉर्डिंग क्या है? रिलेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय कस्टम और लॉ इन्वॉल्विंग क्राइटेरिया राइट्स एंड ड्यूटी। मतलब शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें हम कस्टम्स को और लॉ को फॉलो करेंगे, और उसमें कुछ हमें अधिकार मिलेंगे और कुछ हमारे कर्तव्य होंगे। ओके, जैसे कि शादी के 7 फेरों में भी तो बोला जाता है कि मैं अपनी पत्नी का ध्यान रखूँगा, मैं अपने पति की जो है बात मानूंगी। ये क्या है? ये मतलब कुछ राइट्स हमें मिलते हैं, कुछ ड्यूटीज हमें मिलती है, जिनको हम परंपराओं के थ्रू निभाते हैं। ओके,
लंदबर्ग के अकॉर्डिंग क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइनिंग राइट्स एंड ड्यूटीज एंड प्रिविलेजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। शादी एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें रूल्स और रेगुलेशंस मिलते हैं, जिसमें कि हमारे अधिकार, हमारे कर्तव्य और हमें क्या क्या छूट है वो हमें मिलती है, प्रिविलेजेस हमें क्या क्या मिलती है। हैरी एम जॉनसन के अकॉर्डिंग स्टेबल रिलेशनशिप अलाउइंग अ मैन एंड वुमेन टू हैव चिल्ड्रन विदाउट लॉस ऑफ कम्युनिटी स्टैंडिंग। मतलब एक स्टेबल रिलेशनशिप है जिसमें एक लड़का और लड़की जो है बच्चे कर सकते हैं और कम्युनिटी स्टैंडिंग नहीं होगी इसमें। ओके, मतलब समाज से कोई आपको बहिष्कृत नहीं करेगा इस चीज़ के लिए। मार्क एंड यंग के अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन डिटरमाइनिंग द रिलेशन ऑफ हार्मनी टू ईच अदर एंड चिल्ड्रन। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें एक लड़का लड़की एक दूसरे के लिए हार्मनी रखते हैं और अपने बच्चों के लिए भी। ओके, चलिए अब बात करते हैं यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज इन इंडिया। इंडिया में क्या क्या मैरिज की यूनिवर्सलिटीज़ देखने को मिलती है। इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, चाहे कुछ हो चाहे ना हो, शादी ज़रूर होनी चाहिए। तो ये सोशली अप्रूव्ड रिलेशनशिप है, डिफाइंड एंड सेक्शनड बाय कस्टम एंड लॉ। ओके, लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन, मतलब जो बच्चे हैं ना, उन अगर वो अपने माता पिता का नाम लेना चाहते हैं, लेना मतलब फॉर एग्जांपल कि दो कपल, एक लड़का एक लड़की है, दोनों के का एक बच्चा हुआ, तो बच्चे को पिता का नाम लेने के लिए, पिता का नाम देने के लिए तो उन दोनों में शादी होना ज़रूरी है। ओके, इम्पोर्टेंट फॉर इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन। रिलीजियस सिग्निफिकेंस की बात करें, हिंदूज़ के अकॉर्डिंग सोशल रिलीजियस ड्यूटी विद एम्स ऑफ धर्मा ड्यूटी प्रजा प्रोजनी एंड रति। ओके, इस्लाम के अकॉर्डिंग बात करें, ऑब्लिगेशन मीन्स सुना टू बी फुलफिल्ड बाय एवरी मुस्लिम, मतलब हर एक मुस्लिम को शादी तो करनी ही चाहिए, ये ऑब्लिगेशन है उन पे। क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग बात करें तो शादी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। एम्फसाइजिंग म्यूचुअल रिलेशनशिप एंड ड्यूटीज़, मतलब एक दूसरे की रिलेशनशिप और ड्यूटीज़ मैटर करती है। मैरिज रेट्स की बात करें, वेरी स्मॉल परसेंटेज रिमेन अनमैरिड, मैरिज सीन एज अ वुमेन्स डेस्टिनी, मतलब बहुत कम ही लोग होते हैं जो बिना शादी के होते हैं, बाकी सभी की शादी हो जाती है। और ये तो माना ही जाता है कि एक लड़की जब तक शादी ना हो वो उसकी किस्मत ख़राब है, मतलब वो तो उसकी किस्मत में लिखा है कि उसकी शादी होगी। ओके, रूल्स ऑफ स्पाउस सिलेक्शन इन मैरिज में स्पाउस सिलेक्शन के मतलब पार्टनर चूज़ करने की किस तरह के लड़का लड़की की शादी होनी चाहिए, उसके भी रूल्स है। पहला है प्रोहिबिटिव रूल्स, मतलब ऐसे रूल्स जो हर जगह फॉलो किए जाते हैं, अगर इस रूल को नहीं माना तो शादी नहीं होगी। प्रोहिबिटिव रूल पहला है एंडोगैमी, मैरिज विद इन डिफाइंड सोशल ग्रुप, कास्ट, क्लास, ट्राइब, रेस, विलेज, रिलीजियस ग्रुप। देखिए, जैसे एक बोलते हैं ना कि अगर कोई ब्राह्मण कास्ट से तो उसकी शादी ब्राह्मण में ही होगी, तो ये क्या है, एक एंडोगैमी है कि एक सोशल ग्रुप की मैरिज दूसरे सोशल ग्रुप के ही अदर पर्सन से हो सकती है, सेम ग्रुप में मतलब उसके अलावा किसी और ग्रुप में नहीं कर सकते। एक्सोगैमी क्या बोलते हैं, मैरिज आउटसाइड वंस ओन ग्रुप इंक्लूडिंग गोत्रा एंड स्पिंदा। एक्सोगैमी अमंग हिंदूज में क्या होता है, जाति के बाद गोत्र देखे जाते हैं। ठीक है, पहले ये देखा जाएगा कि ब्राह्मण है, ओके, ब्राह्मण में भी गोत्र होते हैं। गोत्र क्या होते हैं, जो मान लीजिए एक लड़का है, लड़के का गोत्र, उसकी माँ का गोत्र और उसकी दादी का गोत्र। ऐसे ही कोई लड़की है सेम ब्राह्मण कास्ट की, उसका गोत्र, उसके पिताजी का गोत्र और उसकी दादी जी का गोत्र, तो ये तीनों गोत्र मैच किए जाते हैं। लड़के की किसी भी मतलब रिलेटिव का गोत्र और लड़की के गोत्र मैच नहीं होनी चाहिए, अगर ये मैच हो गए तो शादी नहीं कर सकते। ये होती है एक्सोगैमी, ये मैरिज आउटसाइड वंस ओन ग्रुप होता है। ओके, इंसेस्ट टैबू की बात करें, प्रोहिबिशन ऑफ मैरिज बिटवीन क्लोज ब्लड रिलेटिव्स, मतलब भाई बहन की शादी नहीं हो सकती, ये क्या है, प्रोहिबिशन है, ये मैरिज रूल का प्रोहिबिशन है। ओके, हाइपर गैपिंग की बात करें, जो हमारा हिंदू समाज है, हमारी इंडियन सोसाइटी है, वो कास्ट में डिवाइडेड है। इसमें क्या होता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सब हमने कास्ट में पढ़ा था। तो अगर कोई अपर कास्ट का पर्सन है, वो लोअर कास्ट की लड़की से शादी करता है, एक अपर कास्ट का लड़का लोअर कास्ट की लड़की से शादी करता है, तो उसको हाइपरगैमी बोलते हैं।
और हाइपोगैमी क्या होता है, एक लोअर कास्ट का लड़का एक हायर कास्ट की लड़की से शादी करता है, इसको प्रतिलोमा बोलते हैं, हाइपोगैमी। ओके। प्रेफरेंशियल ऑफ पर्सपेक्टिव रूल्स, रूल्स के लिए सॉरी प्रेफरेंशियल रूल्स और पर्सपेक्टिव रूल्स, जो अभी हमने ऊपर पढ़े हैं तो प्रोहिबिटिव रूल्स थे, अगर ये नहीं माने तो शादी नहीं होगी। इसके अलावा कुछ प्रेफरेंशियल रूल्स भी होते हैं जो कि माने तो ठीक है, ना माने तो भी ठीक है। जैसे कि क्रॉस कजन मैरिज, क्रॉस कजन मैरिज में क्या होता है, मैरिज ऑफ चिल्ड्रन ऑफ सिबलिंग ऑफ अपोजिट सेक्स, एग्जाम्पल गोंड्स ऑफ मध्य प्रदेश। मतलब मान लीजिए कि मान लीजिए दो भाई बहन हैं और मैरिज ऑफ चिल्ड्रन ऑफ सिबलिंग ऑफ अपोजिट सेक्स, मतलब दोनों भाई बहन है, एक कज़न है, उस मान लीजिए आपके चाचा है और आपके पापा है, मतलब आपके चाचा या पापा के बारे में नहीं बोल रही मैं, किसी और के एग्जाम्पल से ले लेती हूँ। दो भाई है, एक भाई के यहाँ लड़का हुआ और दूसरे भाई के यहाँ लड़की हुई, तो दोनों चाचा, एक चाचा का लड़का है, एक ताऊ की लड़की है, तो इस तरह से शादी हो सकती है, तो क्रॉस कजन मैरिज बोलते हैं इसको। एक होता है पैरेलल कजन मैरिज, पैरेलल कजन मैरिज मतलब कोई मतलब दो भाई है, दो एक भाई एक बहन है, तो जो है भाई के लड़के की शादी बहन की लड़की से, मैरिज ऑफ चिल्ड्रन ऑफ सिबलिंग ऑफ द सेम सेक्स, एग्जाम्पल मुस्लिम। लेविरेट मैरिज में क्या होता है, विडो मैरिज डिसीज्ड हस्बैंड्स मदर, मतलब जो कोई लड़की है उसके पति की मृत्यु होती है तो वो उसके पति के भाई से शादी करती है, जो कि तोड़ा ऑफ नीलगिरी हिल्स में हमें देखने को मिलता है। सोरोरेट मैरिज क्या होती है, विडोअर मैरिज डिसीज्ड वाइफ सिस्टर, मतलब जो अगर मान लीजिए किसी लड़के की वाइफ की, किसी हस्बैंड के वाइफ की सॉरी मान लीजिए कोई मैरिड कपल है जिसमें हस्बैंड और वाइफ थे, वाइफ की डेथ हो गई तो हस्बैंड क्या करेगा, अपनी वाइफ की सिस्टर से शादी कर लेगा। ओके, चलिए फॉर्म्स ऑफ मैरिज के बारे में बात करते हैं। तो पहला है मोनोगैमी, मैरिज ऑफ वन मैन टू वन वुमेन एट अ टाइम, मतलब मोनोगैमी क्या होता है, एक और शादी, एक लड़का एक लड़के की शादी। ओके, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग मोनोगैमी जो है वो एस्टेब्लिश की गई थी हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट के लिए। ओके, इन चारों के लिए, हिंदू, जैन और सिख, हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट, ये सभी, ये जो चारों है ये सिर्फ एक ही शादी कर सकते हैं, दो शादी नहीं कर सकते। क्रिश्चियन और पारसी कम्युनिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे भी स्ट्रिक्ट मोनोगैमी ही फॉलो की जाती है, क्रिश्चियंस और पारसीज में भी एक ही शादी होती है। प्रीवेलेंस की बात करें, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मैरिज इन इंडिया डिस्पाइज इंस्टेंसेस ऑफ बायोगैमी अमंग हिंदूज, कुछ हिंदू है जहाँ पे दो शादियाँ होती है, बट हाँ ज़्यादातर एक ही शादी इंडिया में प्रेफर की जाती है। पॉलीगैमी की बात करें, पॉलीगैमी मतलब एक से ज़्यादा औरत या एक से ज़्यादा आदमी के साथ शादी। ओके, मतलब एक से ज़्यादा पार्टनर होना। टाइप्स ऑफ पॉलीगैमी, दो तरह की पॉलीगैमी होती है, एक पॉलीगाइनी होती है, एक होता है पॉलीएंड्री। पॉलीगाइनी में क्या होता है, एक आदमी एक से ज़्यादा लड़कियों के साथ शादी करता है, और पॉलीएंड्री में क्या होती है, एक लड़की एक से ज़्यादा लड़कों के साथ शादी करती है। पॉलीगाइनी जो है वो हिंदू कम्युनिटी में मानी जाती है, परमिटेड होती है, जिसमें कि जैसे कि कुछ राजा थे, जैसे दशरथ की जो पत्नियां थी वो अलग अलग थी, तो इस तरह से एक राजा या एक पर्सन की बहुत सारी पत्नियां हो सकती है, एक से ज़्यादा हो सकती है। पॉलीगाइनी जो है वो एक ही मतलब सॉरी हाँ, पॉली एंट्री में क्या होता है, एक लड़की है उसकी एक से ज़्यादा लड़कों के साथ शादी की जाती है। ये नॉर्थ इंडियन कास्ट में होता है, जैसे कि द्रौपदी थी, उसके 5 पति थे, पांडु। ओके, चलिए इंस्टीट्यूशन ऑफ किनशिप, अभी हमने जो है फैमिली पढ़ लिया, मैरिज पढ़ लिया, अब रिश्तेदारी पढ़ेंगे। ओके, मीनिंग एंड डेफिनेशन। किनशिप का मीनिंग क्या होता है, सोशल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन मैरिज और ब्लड टाइज, मतलब मैरिज या खून के जो रिश्ते होते हैं उनसे जो रिलेशनशिप बनते हैं उसको हम बोलते हैं रिश्तेदारी। मर्डोक, स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप विद कॉम्प्लेक्स इंटरलॉकिंग टाइज, मतलब एक ऐसे रिलेशनशिप जो एक दूसरे से किसी ना किसी तरह से जुड़ी हुई है। रेडक्लिफ ब्राउन क्या कहते हैं इसके बारे में, जो किनशिप है वो एक पार्ट है सोशल स्ट्रक्चर का, जिसमें कि कुछ राइट और ऑब्लिगेशंस हमें देखने को मिलती है। रॉबिन फॉक्स हमारे एक सोशियोलॉजिस्ट है जिन्होंने बोला है, रिलेशन बिटवीन पर्सन रिलेटेड बाय रियल, प्यूटेटिव और फिक्टिव कंसेंगुइटी। ओके,
सिग्निफिकेंस ऑफ किनशिप, किनशिप किस तरह से सिग्निफिकेंट है। द कंसेंगुइनिटी एंड डेफिनिटी, ब्लड रिलेशनशिप एंड मैरिज रिलेशनशिप से ये इफेक्टिव है। नेचुरल परसेप्शन है, किनशिप सिस्टम इनटू विच इंडिविजुअल्स आर बोर्न इज रिगार्डेड एज नेचुरल, रिश्तेदारी नेचुरल है, उसको आप नहीं मिटा सकते। टैबूज एंड प्रेफरेंसेस, मैरिज एंड सेक्सुअल पार्टनर टैबूज, प्रेफर्ड मैरिज पार्टनर्स। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ किनशिप, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं किनशिप के। तो पहला तो होता है प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट, मतलब जो पूर्वज होते हैं उनका प्रिंसिपल। मतलब अगर कोई हस्बैंड और वाइफ है, उनके दो बच्चे होते हैं, तो दोनों बच्चे जो वो आपस में किन होते हैं, किस तरह से भाई और बहन होते हैं। ओके, डिसेंट का मतलब होता है चाइल्ड सोशल एफिलिएशन विद अ ग्रुप ऑफ पेरेंट्स, मतलब किसी एक पूर्वज से बिलोंग करना, किसी एक पेरेंट से बिलोंग करना। बायोलेटरल एंड कोग्नेटिक सिस्टम, डिसेंट फ्रॉम फादर एंड मदर, टाइटल्स एंड सरनेम पास डाउन टू मेल लाइन, मतलब जो पूर्वज होते हैं माता और पिता दोनों होते हैं, मतलब पेरेंट्स होते हैं माता पिता दोनों होते हैं, बट जो पिता का सरनेम है वो ही बच्चे को मिलता है। यूनिलिनियल डिसेंट, चाइल्ड अफिलिएटेड विद आइदर फादर ग्रुप पैट्रिलिनियल और मदर ग्रुप मैट्रिलिनियल। यूनिलिनियल डिसेंट क्या होता है, या तो मतलब पिता के मान लीजिए कोई हस्बैंड एंड वाइफ है, उनको एक बच्चा हुआ, अब उसके बाद उनके बीच में झगड़ा हो गया, तो या तो उसको उसके उस बच्चे को उसके दादा दादी संभालेंगे या उसके नाना नानी संभालेंगे। तो अगर वो लड़की अपने पिता के घर चली जाती है और उस अपने बच्चे को भी लेके जाती है, तो वो मैट्रिलिनियल जो सिस्टम उसको फॉलो करेंगे, मैट्रिलिनियल डिसेंट को, माँ के नाम को यूज़ करेगा वो बच्चा। अगर वो बच्चा पिता के साथ रहता है तो पैट्रिलिनियल यानी कि पिता के नाम को यूज़ करेगा। ओके, चलिए टाइप ऑफ डिसेंट्स में आता है पैट्रिलिनियल, मैट्रिलिनियल और डबल यूनिलिनियल डिसेंट। ओके, फंक्शन ऑफ डिसेंट ग्रुप, डिसेंट ग्रुप के क्या क्या फंक्शन होते हैं। एक्सोगैमी, एक्सोगैमी मतलब अपने बच्चे की शादी अपने ग्रुप से अलग ग्रुप में करवाना। कॉर्पोरेट नेचर, रिचुअल एंड सेरेमनियल फंक्शन बिल्ट इन अथॉरिटी स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी ओनरशिप। अगर कोई किसी का बच्चा है तो उसकी ड्यूटी बनती है कि भाई अपने बच्चे को एक अच्छी सी शादी कराए, अच्छा घर दे। इकोनॉमिक राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि मतलब उसका बच्चे की चीज़ों पे अधिकार है, प्लस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है वो। जुरल यूनिट क्या होते हैं, इंटरनली डिसाइडिंग डिस्प्यूट, एक्टिंग एज अ यूनिफाइड ग्रुप एक्सटर्नली। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन की बात करें, मतलब भाईचारे की बात करें, तो माता के पिता या माता की बहनें, माता के भाई, ये क्या है, रिलेशनशिप्स है। रिचुअल और सोशल नॉर्म्स, इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मदर्स ब्रदर इन सिस्टर्स चिल्ड्रन लाइफ। ओके, इसी तरह से है ये। रूल्स ऑफ रेजिडेंस की बात करें तो शादी के बाद रिश्तेदारी देख ली हमने, मैरिज देख ली, फैमिली देख ली। अब रेजिडेंस के रूल्स क्या है। नियोलॉजिकल रेजिडेंस क्या होता है, जब लड़का लड़की की शादी होती है वो अपना अलग से घर बनाते हैं, इसको बोलते हैं नियोलॉजिकल रेजिडेंस। विरी लोकल मतलब वाइफ गोज टू लिव विद हस्बैंड्स पेरेंट, इसको बोलते हैं विरी लोकल, पेट्री लोकल और पेट्राई विरी लोकल। मैट्री लोकल रेजिडेंस जिसमें कि हस्बैंड जो वो वाइफ के घर रहने जाता है शादी के बाद। एवोन लोकल रेजिडेंस जिसमें शादी के बाद जो हस्बैंड एंड वाइफ है जो वो अपने वाइफ के मदर के भाई के यहाँ रहने चले जाते हैं, यानी कि मामा के यहाँ रहने लग जाते हैं। ओके, पैट्रियार्की एंड मैट्रियार्की, पैट्रियार्की का मतलब क्या होता है, पिता से संबंध रखना। पैट्रियोकल पिता की संपत्ति को यूज़ करना, पिता का नाम जो है वो यूज़ करना, या फिर घर का हेड को जो है वो पिता होगा। ओके, डिसेंट रिकॉर्ड पैट्रिलिनियरली, इनहेरिटेंस ऑफ मेजर प्रॉपर्टी फ्रॉम फादर टू सन। पैट्रियार्कल सोसाइटी में क्या होता है, फादर से बेटे को जो है प्रॉपर्टी मिलती है। पैट्री लोकल रेजिडेंस होता है, पिता का ही रेजिडेंस होता है। जैसे हम बोलते हैं ना दादा लाई घर, आपने कहीं गांव में सुना होगा, मैं तो मतलब ये सब वर्ड सुने हैं मैंने अपने बचपन में। तो हमारे घर को हम दादा लाई घर बोलते थे। दादा लाई घर मतलब मेरे दादा को उनके पिता से वो घर मिला, मेरे दादा ने वही घर अपने बेटे को दिया और वही घर मेरे पिता मेरे भाई को देंगे। तो ये क्या है, एक पैट्री लोकल रेजिडेंस है। अथॉरिटी की बात करें, कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ सीनियर मेल।
मैट्रियार्की की बात करें, मैट्रियार्की बहुत कम देखने को मिलती है, बट हाँ देखने को मिलती है। बट नो सोसाइटी विद एग्जैक्ट रिवर्स फीचर ऑफ पैट्रियार्की। पैट्रियार्की का रिवर्स नहीं होता है मैट्रियार्की में। इवन इन मैट्रिलिनियल मैट्रिलोकल सिस्टम मेजॉरिटी ऑफ प्रॉपर्टी एंड अथॉरिटी यूजुअली कंट्रोल्ड बाय मेल्स। मतलब जो प्रॉपर्टी होती है ना, घर होता है या जो भी संपत्ति होती है, वो ज़्यादातर आदमियों के ही हाथ में रहती है, चाहे घर में चलती औरत की हो, बट आदमी के हाथ में सारी पावर है। वुमेन में हैव हायर स्टेटस एंड ग्रेटर डिसीजन मेकिंग पावर देन इन पैट्रियार्कल सेटअप्स। एंथ्रोलॉजिस्ट का व्यूज़ देखे तो egalitarian relation between sexes in society with simple technology and minimal property. Other insist women and children have played a subordinate role in human societies. एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मानना है कि अलग अलग सेक्स में लड़का लड़की के बीच में एक जैसा रिश्ता, और जिससे कि दोनों कम से कम सुविधाओं से एक साथ जी सके। ओके, मैट्रियार्की इज मिसनोमर, टर्म इज़ बेस्ट अवॉइडेड। मैट्रियार्की का मतलब जो है वो अवॉइड करे वही अच्छा है। नो कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ मैट्रियार्की एज ए यूनिवर्सल अर्ली स्टेज इन किनशिप। मतलब कुछ लोगों का मानना है कि पहले मैट्रियार्की आई थी, फिर उसके बाद पैट्रियार्की आई है, बट इसका कोई यूनिवर्सल अर्ली स्टेज जो है वो देखने को, एविडेंस देखने को मिलता नहीं है। ओके, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं इस चैनल पे जल्दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर लेके आऊँगी, तो आप वो सॉल्व करने से पहले आप सभी वीडियोज़ को देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम।